So far we have discussed, revenge, Revenge in Hamlet by William Shakespeare. Now we are going to focus our attention on ambition. Ambition, आपको पता है कि obviously the tragedy of Hamlet, it arises out of ambition. कि ambition जो है वो chief motivating force है कि जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा ड्रामा जो है वो पेश आता है। तो क्लॉडियस अगर एम्बिशियस ना होता तो वो ऑब्वियसली फिर किंग हेमलेट को मर्डर ना करता ना, जो उसकी एडवांसमेंट के हवाले से जो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो आगे बढ़ूं और मैं जो है वो किंग बन जाऊं और मैं सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लूं और मैं फिर क्वीन से शादी कर लूं, तो ये ऑल दीज चीज़ जो थिंग्स हैं, they happen out of ambition. So in Shakespearean time, ambition was considered to be a dangerous sin. Now it was considered sin because the driving force of the society और माशरे के अंदर वो लोग जो कि ट्रेडिशंस को सेट करते थे वो या तो चर्च था या फिर नोबेलिटी थी ना। लेकिन जो लोअर क्लास थी या जो मिडिल क्लास थी, दे वर ट्राइंग टू राइज अप। सो जो रिलीजियस डॉगमास थे उस एज के, रेनेसा ने उनको भी क्वेश्चन किया। जो उस एज के ट्रेडिशनल ऑर्डर था, यानी कि जी ये किंग है और क्वीन है, उसके बाद डूक्स आते हैं और उनके मिनिस्टर्स आते हैं और वो सारे लोग हैं, उसके बाद गरीब गुरबा सारे, तो उस सोसाइटी के ऑर्डर को भी रेनेसा ने चैलेंज किया। सो मुआशरे के अंदर एक फ्रिक्शन चल रही थी, एक टसल चल रही थी कि जो एलीट है वो अपना स्टेटस बचाने के चक्कर में थी, और वो लोग जो कि लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, दे वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मूव अप इन द सोसाइटी ताकि वो एक रिस्पेक्टेबल सोशल पोजीशन जो है वो उसको हासिल कर सकें। जो सोशल एलीट क्लास थी वो बड़े ही मतलब के डेस्परेट थे कि वो डेस्परेटली अपना उनका जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज थी, ट्रेडिशनल जो उनका प्रिविलेज स्टेटस था, कि वो उसको किसी तरीके से प्रिजर्व करें, वो उसको किसी तरीके से बचा लें। ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो कि निचले तबके से ताल्लुक़ रखते थे वो ऑब्वियसली एम्बिशियस थे कि हम जो है वो इस पूरे ऑर्डर को चेंज कर देंगे और हम भी जो है वो एलीट कहलाएंगे या फिर हम भी ऊपर वाली क्लास बन जाएंगे। तो इससे एक माशरे के अंदर एक अनस्टेबिलिटी आई, और जो लोगों के ambitions थे कि they wanted to move up in the society, that often led to violent revenges। और फिर ऑनर के ऊपर डुअल्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थीं, और ये उस दौर की जो एरिस्टोक्रेटिक या एलीट क्लास है ये उनका डिफाइनिंग फीचर था एक, ठीक है। डुअल्स हो गए, डुअल्स जो थे दे आर फॉट इन द एलीट क्लास, की एलीट क्लास जो है वो अपने इवन लेटेस्ट अभी जो है ना, मैंने खबर सुनी है कि अमेरिका में ना, so there's American state California. So in California, there's an old man of 74 years, and he was fined ना, पार्किंग टिकट्स वहाँ पे दिए जाते हैं, उसको फाइन कहते हैं सॉर्ट ऑफ। तो उसको फाइन किया गया अच्छा खासा, वो फाइन को ही वाज फाइन 30 to 40 times। सो जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था कोर्ट के अंदर, ही चैलेंज हिम टू फाइट अ डुअल कि I am in the state of California. Since the state of California, by law, it allows you to settle your disputes via duel. So I challenge this police officer or any representative of the police officer to a duel, and we can settle our issue there. And I am not going to pay that fine at all. So उसका हुआ क्या I don't know, लेकिन ये खबर मैंने पढ़ी कि still जो है this thing is going on। अच्छा, अब रेनेसां का जो कल्चर था, आपको पता है कि रेनेसां के अंदर देयर वाज मूवमेंट नोन एज ह्यूमनिज्म। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द लिटरेरी मूवमेंट्स एज वेल, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल, क्लासिकल पोएट्री के अंदर भी आप इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो ह्यूमनिज्म जो था, इट प्रोमोटेड इंडिविजुअलिटी, और ऑब्वियसली जब आप एक इंडिविजुअल को वैल्यू देते हैं तो उस इंडिविजुअल के साथ फिर उसके एम्बिशंस को भी आपको वैल्यू देनी पड़ती है। तो रेनेसां बेसिकली इट promoted the culture of ambition, कि इट इज़ द फंडामेंटल आइडियल टू ह्यूमन बीइंग, कि हर एक जो इंसान है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो आगे बढ़ना जो है ऑब्वियसली वही एम्बिशन है। तो एम्बिशन इज़ कंपल्सरी टू ह्यूमनिज्म एंड टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स।
और ये एम्बिशन फिर आपको क्रिस्टोफर मार्लो के अंदर आपने देखा कि उसका भी एम्बिशन था, ऑब्वियसली डॉक्टर फॉस्टस का, ही वाज ऑफ एम्बिशियस नेचर एंड दैट एम्बिशियस नेचर रिजल्टेड इन कैटास्ट्रॉफी एट द एंड फॉर हिम। सिमिलरली क्लॉडियस जो है, ही इज आल्सो एन एम्बिशियस इंडिविजुअल, जो उसका मर्डर है, मर्डर ऑफ हिज ब्रदर एंड द एक्ट ऑफ हिज मैरिंग हिज sister-in-law, which is actually against the laws of Christianity. His ambition of taking hold of the things, he's ambitious of taking hold of the throne, कि सारी ताकत अपने पास हासिल करना चाहता है। इसी तरीके से शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ है, तो मैकबेथ के अंदर मैकबेथ इज अ रिस्पेक्टेड जनरल एंड very patriotic individual. However, he is a man of ambitious nature, और जो उसकी ambitious nature है, it forces him to kill the king and कहीं पे भी उसकी satisfaction नहीं होती and ultimately he dies because of his over ambitious nature. अब ये revenge जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया, एम्बिशन जो इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करें, दे आर यूनिवर्सल ह्यूमन पैशंस। ये यूनिवर्सल हैं, ये उस दौर में भी थे, ये आज भी हैं। चूंकि ये यूनिवर्सल ह्यूमन पैशंस हैं, ये उस वक्त भी उतने ही रेलिवेंट थे जितने आज हैं, तो इस वजह से दे होल्ड यूनिवर्सैलिटी एंड दैट इज व्हाई शेक्सपियर्स प्लेस दे appeal to the human beings even today as they used to appeal the people of Shakespearean age or Shakespearean time. Now the question that why are human beings so ambitious, do they want to change their status, and why are they so much compelled to change their status that they are even willing to murder their real brothers and marry their sister-in-laws unlawfully? अब ज़ाहिर है जो मैरिज है वो तो अनलॉफुल मैरिज है ना। शेक्सपियर जो है वो इस एम्बिशियस नेचर को एक्सप्लोर करता है और वो ये जानना चाहता है कि इंसान को ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि वो एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर को जो है वो अनसेटल करता है और वो अपना पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय करता है और ये जो चीज़ हासिल करता है, जो अथॉरिटी हासिल करता है, जो कि मतलब कि पावर हासिल करता है, जो प्रॉफिट उसको हासिल होता है, अ, अपनी रूह को जो है वो डैम करने के बाद ये प्रॉफिट हासिल करने में ऐसा कौन सा मजा है कि ज़ाहिर है आप इवल कर रहे हैं ना, व्हेन यू आर डूइंग इवल यू आर गोइंग टू गो टू हेल, यू नो दैट, स्टिल यू आर डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग इट देन? तो शेक्सपियर जो है वो इसकी हमें साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। शेक्सपियर बताता है कि क्लॉडियस के जहन के अंदर एक क्रेविंग है फॉर पावर एंड डोमिनियन, यानी कि वो मुल्क चाहता है और उस मुल्क के ऊपर वो अथॉरिटी चाहता है। और इस साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की सेटिस्फैक्शन जो है, इट इज़ ओनली देयर व्हेन ही मर्डर्स हिज रियल ब्रदर एंड गेन्स हिज डोमिनियन, कि जो उसकी अथॉरिटी थी, जो उसकी कंट्री थी, जो उसका मुल्क था, उसको वो कंट्रोल कर लेता है। और इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है कि जो उसकी किस्मत है वो उस किस्मत से आगे बढ़े और जो मतलब के ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस शख्स की, उन ग्राउंड रियलिटीज़ को वो इग्नोर करे और अपनी डेस्टिनी जो है उसको वो चेंज करे। और अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर दिस इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसीज। लेकिन जब आप इस टेंडेंसी को अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं तो इट लीड्स टू सेल्फ एनाइलेशन, या फिर ये आपकी बर्बादी का बायस बनती है। अब उसने एक तो एक्ट सर अंजाम दे दिया, उसने अपने भाई को मार दिया। अब आगे उसको पता चल गया कि हैमलेट नोज, सो ही इज बेंट ऑन सेंडिंग हैमलेट एंड एनी अदर इंडिविजुअल हु नोज अबाउट हिज गिल्टी डीड के इनसे वो जान छुड़ाए, इनको एग्जीक्यूट करे और वो पूरी मुकम्मल अथॉरिटी जो है वो हासिल कर ले। शेक्सपियर कॉन्स्टेंटली अपने प्लेस के जरिए हमें ये बता रहा है कि जो एम्बिशन है और जो रिवेंज है, दोनों इस किस्म की फोर्सेस हैं दैट आर गोइंग टू हैव डिजास्ट्रस रिजल्ट। और हैमलेट की जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं कि वो रिवेंज लेना चाहता है और जो ऑर्डर था, यानी कि उसके बाप का तख्त था तो वो उसका तख्त होना चाहिए, उस ऑर्डर को जो रिस्टोर करना चाहता है, ही इज गोइंग टू लूज द पोजिशन ऑफ पीस एंड हारमोनी एंड rather than सॉल्विंग द इशू ही इज गोइंग टू इन्वोक द ग्रेटर ट्रबल्स, कि मसला हल नहीं होगा बल्कि मसाइल जो है वो और ज़्यादा
बढ़ जाएंगे अगर आप रिवेंज लेंगे. So that is all for the ambitious, elements that are present there in the Hamlet. So far now we have discussed two elements. We have discussed revenge in the Hamlet, or the elements of revenge in the Hamlet, and we have also discussed the power of ambition or the ambitious nature in Hamlet. Okay.